होगी। नीट री एग्जाम के लिए कितनी सख्त सुरक्षा है ये आपको समझाएंगे। दूसरी खबर आपको बताएंगे, आरा में एनकाउंटर पर क्यों उठ रहे हैं सवाल, क्योंकि अब सत्ता पक्ष के तरफ से भी सवाल उठाए जाने शुरू हो चुके हैं। तीसरी खबर आपको बताएंगे, झारखंड में कांग्रेस की हार से महागठबंधन में दरार क्यों, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी के बीच सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। और चौथी खबर आपको बताएंगे, कला के नाम पर घिनौनी हरकतों पर लगाम कब लगेगा। तो आइए अब विस्तार से खबर को समझते हैं। तो बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ, जिस पर पूरे देश की नजर है, नीट री एग्जाम। 21 जून को होने वाली नीट यूजी री एग्जाम को लेकर सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली या गड़बड़ी को रोकने के लिए इस बार सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए और इसी सिलसिले में आज देश भर के परीक्षा केंद्रों पर मॉक ड्रिल किया गया। एनटीए ने सभी एग्जाम सेंटर्स को पहले ही अपने हैंडओवर में ले लिया है और इस मॉक ड्रिल में देश भर के करीब 2.5 लाख सुरक्षा कर्मी शामिल रहे। तो नीट री एग्जाम में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, कहीं भी दिक्कत ना हो, कोई चूक ना रह जाए, फुल प्रूफ तैयारी की जा रही है। कैसी ये तैयारी है, सब कुछ आपको समझाते हैं। अब आप इस खबर को विस्तार से समझिए। देखिए, नीट री एग्जाम से पहले सख्त सुरक्षा कर दी गई है और इस इंतजाम को आप समझिए। 21 जून को देश भर में नीट की परीक्षा होनी है और आपको बता दें कि इस परीक्षा में 22,80,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में धांधली या फिर किसी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए सुरक्षा बेहद कड़े किए गए हैं। देश भर के परीक्षा केंद्रों पर मॉक ड्रिल भी किया गया, मतलब जो परीक्षा ली जाएगी उससे पहले की तैयारियों को मॉक ड्रिल के जरिए परखा गया। एनटीए ने सभी एग्जाम सेंटर्स को पहले ही अपने हैंडओवर में ले लिया है और इस मॉक ड्रिल में देश भर के करीब 2.5 लाख सुरक्षा कर्मी शामिल रहे। नीट परीक्षा को लेकर 3 लेयर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। इसमें पैरा मिलिट्री फोर्स को अहम जिम्मेदारी दी गई है। प्रश्न पत्र ले आना, आंसर शीट ले जाना, पेपर को सुरक्षित रखना, ये सब मॉक ड्रिल में ही पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों ने किया है। और इसके अलावा परीक्षा की पूरी प्रक्रिया पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। एनटीए के पास देश के 5,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों का सीधा एक्सेस है, यानी क्या हो रहा है ये सब कुछ सीसीटीवी के जरिए देखा जाएगा। इसके साथ ही अफवाहों को रोकने के लिए एक हाई लेवल मॉनिटरिंग सेंटर भी बनाया गया है। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे नजर होगी, यानी कहां क्या एक्टिविटी हो रही है इसे भी देखा जाएगा। जिला प्रशासन और केंद्र और राज्य सरकारों की कड़ी नजर इस परीक्षा पर रहेगी। अब आप पूरी खबर समझिए। नीट परीक्षा को लेकर आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा क्यों? तो हाल ही में हुए नीट पेपर लीक के बाद से लोगों में गुस्सा है। पेपर लीक के कारण परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। विपक्ष पेपर लीक के मामले पर सरकार को लगातार घेर रहा है कि सरकार एक परीक्षा भी सही से नहीं करा सकती। कदाचार मुक्त परीक्षा कराना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है और इसीलिए इस बार सरकार कोई भी चांस नहीं लेना चाहती है और यही वजह है कि एनटीए की तरफ से यह फुल प्रूफ तैयारी की गई है ताकि परीक्षा कदाचार मुक्त हो। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। बिहार के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर केस की सरकार न्यायिक जांच कराने जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पोस्ट करके इसकी जानकारी दे दी। वैसे जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी इस केस पर संदेह जताते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। संजय झा के बयान के बाद यह केस और भी गर्मा गया है।
विपक्ष पहले से ही सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है और इसी बीच मृतक के परिवार के सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मृतक के पिता और भाई पर एफआईआर दर्ज किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। भरत तिवारी एनकाउंटर केस की न्यायिक जांच कराने का सरकार ने ऐलान किया है। खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने लिखा, भरत तिवारी एनकाउंटर केस की न्यायिक जांच कराने का फैसला लिया गया है। घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से जांच होगी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज केस की जांच करेंगे। वहीं अब जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का भी बड़ा बयान सामने आया है। संजय झा ने कहा है कि केवल 4 जवानों का निलंबन काफी नहीं, पुलिस ने सही तरीके से काम नहीं किया। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करके 4 पुलिस वालों को निलंबित किया है, लेकिन वो काफी नहीं है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सीनियर पदाधिकारी इस केस की जांच करके और टाइम बॉन्ड, ये नहीं कि कोई भी समय लगे, टाइम बॉन्ड इसकी जांच करके जो भी ये किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भरत तिवारी के हथियार लहराने और उसके एनकाउंटर के बाद हुए हंगामे को लेकर एफआईआर दर्ज किया गया है। एफआईआर में भरत भूषण तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी को भी आरोपी बनाया गया है, जबकि भरत के एनकाउंटर के बाद हुए हंगामे और सड़क जाम को लेकर 14 नामजद सहित 50 से ज्यादा लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। इस एनकाउंटर को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। सत्ता पक्ष जहां इसकी जांच के बाद दोषियों को नहीं बख्शने की बात कह रहा है, वहीं विपक्ष सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। करप्शन के मुद्दे को अगर उठाया जाता है तो फेक एनकाउंटर्स कराया जाता है। पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, अपराधियों का बोलबाला है, लेकिन पुलिस का गोली केवल निर्दोषों की छाती पे चलता है। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद 4 पुलिस के जवानों को सस्पेंड कर दिया गया, पर भरत भूषण तिवारी की मौत के बाद यह मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है। कई सियासी दलों के नेता लगातार बेलौटी गांव पहुंच रहे हैं और परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना भी दे रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, जब से भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है उसके बाद से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं और अब ये मामला जो है वो राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। हम आपको पूरी खबर समझाते हैं, आखिर इस मामले में अब तक का अपडेट क्या है और क्या कुछ कहा जा रहा है। आप पूरी खबर समझिए। आरा में एनकाउंटर पर आखिर क्यों उठ रहे हैं सवाल, तो खबर समझाने से पहले आपको मामला एक बार शॉर्ट में बता देते हैं कि अब तक हुआ क्या है। तो देखिए, 17 जून को बिलौटी गांव में पुलिस और मृतक भरत भूषण तिवारी की मुठभेड़ हुई थी। पुलिस की गोली से भरत भूषण तिवारी की मौत हो गई। मौत के बाद पुलिस के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब यह समझना जरूरी है कि पुलिस के खिलाफ लोगों का आक्रोश आखिर क्यों है। तो देखिए, स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि भरत ने हथियार फेंककर सरेंडर कर दिया था, जबकि पुलिस का दावा है कि पुलिस टीम पर भरत तिवारी ने फायरिंग की थी। ग्रामीणों का कहना है कि सरेंडर करने के बाद पुलिस ने गोली चलाई, जबकि पुलिस ये कह रही है कि जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई। भरत के परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि हत्या की नीयत से पुलिस ने 3 से 4 राउंड की गोली मारी, जबकि पुलिस कह रही है कि आत्मरक्षा में पैर में गोली मारी गई। अब देखिए, वैसे तो बिहार में एनकाउंटर 21 से ज्यादा हो चुके हैं नई सरकार बनने के बाद, पर यह मामला तूल पकड़ रहा है और तूल इसलिए पकड़ रहा है क्योंकि पुलिस पर लगे आरोप पुलिस महकमे के कार्रवाई से ही पुख्ता हो गए। कैसे, ये समझिए। लापरवाही के आरोप में कई पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। शाहपुर थाना अध्यक्ष, 2 दारोगा सहित कई पुलिसकर्मी निलंबित किए गए। निलंबन की कार्रवाई का मतलब यह माना जा रहा है कि पुलिस भी ये मान रही है कि कहीं तो पुलिस से चूक हो गई है। अब इस मामले पर विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। विपक्ष का आरोप क्या है वो समझिए। विपक्ष ने कहा कि भरत ने सरेंडर कर दिया था तो पुलिस ने गोली क्यों चलाई, एक गोली से घायल हो सकता था, 3-4 गोलियां क्यों चलाई। भरत का एनकाउंटर नहीं, मर्डर हुआ है। सिर्फ सस्पेंड करने से इंसाफ नहीं होगा। मर्डर किया है
तो मर्डर का केस होना चाहिए। दोषी पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोषी पुलिस वालों को नौकरी से डिसमिस करना चाहिए। पीड़ित परिवार को सम्मानजनक मुआवजा मिलना चाहिए। विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है, पर बड़ी बात यह है कि इस मामले में अब सरकार में शामिल लोग भी सवाल उठाने लगे, पुलिस की कार्रवाई पर संदेह जताने लगे। और इसमें बिहार सरकार में मंत्री विजय सिन्हा, सांसद संजय झा और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जैसे बड़े नेताओं का नाम शामिल है। इतना ही नहीं, कभी बिहार पुलिस महकमे की कमान संभाल चुके पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम सम्राट ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच का फैसला ले लिया है और उन्होंने पोस्ट करके जानकारी दी कि उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जांच टीम बनेगी और सभी पहलुओं को निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से जांच की जाएगी और फिर आगे जो कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई होगी। लेकिन अभी भी पीड़ित परिजन जो हैं वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। बढ़ते आगे और अब बात उस खबर की जिसने महागठबंधन में दरार पैदा कर दी। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के नतीजे आते ही कांग्रेस अपने सहयोगियों को कोसने लगी है। कांग्रेस का कहना है कि आरजेडी और माले के विधायकों ने उसके साथ गद्दारी की और इस आरोप को आरजेडी कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। उसने आरजेडी ने पहले कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दे डाली। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि भाई हम लोगों ने तो दिया है, हम लोगों ने तो सहयोग किया है। सबसे ज्यादा विरोध जो है बीजेपी को लेकर राजद। आज मेरी बात सुनिए कि जो हार हम लोग हुई इसके लिए यदि कोई जिम्मेवार है तो आरजेडी और माले, क्योंकि मैं अंदर था और हेमंत सोरेन जी ने बहुत मदद किया, अलायंस को बना के रखा उन्होंने। उनके वोट हमें मिले, उनके 4 वोट मिले और 4 वोट अगर हम लोग ये दोनों वोट दे देता हम लोगों को तो फिर उनका प्लस हो जाता, हम लोग स्वीप कर जाते, हम लोग जीत जाते। अपना विधायक सुरक्षित है नहीं, उसको एकजुट रख नहीं पा रहे हैं। बिहार में भी वही किया, कांग्रेस पार्टी के 6 में 3 विधायक चले गए। और जमीनी हकीकत क्या है कि कांग्रेस पार्टी का धरातल पर कुछ है जमीन बचा नहीं, तो हमारे सहारे ही राष्ट्रीय जनता दल के ताकत पर ही बिहार में कांग्रेस पार्टी अपना साख बचाती है। तो झारखंड में राज्यसभा चुनाव में हार क्या मिली, महागठबंधन में दरार पैदा हो गई है और अब तो बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी किए जा रहे हैं। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और कहा क्या जा रहा है। अब आप खबर तो समझिए, कांग्रेस की हार से महागठबंधन में दरार को समझिए। देखिए, झारखंड में 2 सीट पर हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने 1 सीट पर अपना प्रत्याशी उतारा था और उस प्रत्याशी की हार हो गई। अब कांग्रेस नेता आरजेडी और सीपीआई-एमएल पर गद्दारी का आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तो बिहार में भी धोखा देने का आरोप लगा दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने बिहार विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी पर दगा करने का आरोप लगाया। अब इस आरोप पर आरजेडी भला कैसे चुप रहती। आरजेडी ने कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दे डाली और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कई बार गठबंधन को नुकसान पहुंचाया है। आरजेडी ने ये भी आरोप लगाए हैं और ये आरोप क्यों लगाए ये समझने के लिए कांग्रेस के हालिया रिकॉर्ड पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले असम विधानसभा चुनाव की बात करेंगे। वहां झारखंड में कांग्रेस की सहयोगी जेएमएम ने अपने उम्मीदवार उतारे तो कांग्रेस ने गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ा। इसके बाद बात कर लीजिए पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसी स्थिति दिखी। पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस महागठबंधन की सहयोगी टीएमसी से अलग होकर चुनाव लड़ी। तमिलनाडु की बात कर लीजिए। तमिलनाडु में भी महागठबंधन की हार के बाद अपने पुराने सहयोगी डीएमके से अलग होकर एक्टर विजय की पार्टी टीवीके के साथ सरकार में शामिल हो गई। तो आप पूरी खबर समझिए। झारखंड में राज्यसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस में बौखलाहट है और कांग्रेस अपने सहयोगियों पर गद्दार का आरोप लगा रही है। राहुल गांधी एकजुट होकर एनडीए को हराने का दावा करते हैं।
एक सीट पर हार से आरजेडी कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। सवाल यह है, क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? क्योंकि जो बयान है वो यही दर्शा रहे हैं और यही बता रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बढ़ते आगे और अब बात अगली खबर की। कथित तिलक का पवित्र समारोह, खुशियों का माहौल और नाच गाने के बहाने बुलाई गई दो बहनें। किसे पता था कि शगुन के इस मंच के पीछे एक ऐसी खौफनाक और घिनौनी साजिश रची जा रही थी जिसे सुनकर किसी भी सभ्य समाज का सिर शर्म से झुक जाए। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। दानापुर के नौबतपुर से इंसानियत को तार तार कर देने वाली एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। तिलक समारोह के बहाने दो सगी नर्तकी बहनों के साथ जो हुआ वो सिर्फ अपराध नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया एक सामूहिक कृत्य था। 13 दरिंदों ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। दोनों बहनों को एक कमरे में बंधक बनाया और पूरी रात उनके साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। इन दोनों बहनों ने दरिंदों के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। पीड़ितों ने हिम्मत दिखाते हुए नौबतपुर थाने में गुहार लगाई, जहां 3 नामजद और 10 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया है। इस संबंध में दोनों महिलाओं का बयान दर्ज कराते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है तथा एफएसएल टीम को भी घटनास्थल पर बुलाकर जो भी है आवश्यक साक्ष्य संकलन किया गया है और एसआईटी के द्वारा एक अभियुक्त की भी गिरफ्तारी, जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो नामजद हैं, उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की गई है। मामला दर्ज होते ही पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आ गई है। मुख्य आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल उन बाकी दरिंदों का है जो अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। बाकी के 12 फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस घिनौनी वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरा मामला क्या है, सब कुछ आपको विस्तार से समझाते हैं। अब आप पूरी खबर समझिए। दानापुर में 2 सगी बहनों से गैंग रेप हुआ है, जिसमें तिलक समारोह में डांस के बहाने इन दोनों को बुलाया गया था। मुन्ना कुमार, सूरज कुमार समेत 13 लोगों पर आरोप लगे हैं। एक आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, बाकी की तलाश पुलिस की टीम कर रही है। मामले की गंभीरता को आप समझिए। यह सोची समझी साजिश के तहत किया गया सामूहिक दुष्कर्म है, क्योंकि तिलक समारोह का झूठा बहाना बनाकर इन दोनों को बुलाया गया था। फिर बंधक बनाकर दोनों बहनों से गैंग रेप किया गया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। अब आप खबर तो समझिए। बिहार में ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी कई वारदात सामने आई। नाबालिग लड़कियों से काम करवाने और जबरदस्ती की खबरें भी आई। डांसर को सुरक्षा के लिए पिंजड़े में बंद होकर डांस करना पड़ता है। कलाकारों को कई बार बदसलूकी का सामना करना पड़ा है। अब आप सवालों के जरिए पूरी खबर समझिए। आखिर कब तक रोजगार और कला के नाम पर दरिंदगी होती रहेगी? सवाल ये कि आयोजन की आड़ में ऐसी घिनौनी हरकतों पर रोक कब लगेगी? सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कब होगी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी? और सबसे बड़ा सवाल, बहन बेटियों को कब तक दरिंदगी का शिकार बनाया जाएगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस खबर के सामने आने के बाद उठ रहे हैं। और इसी के